नमस्कार साथियों। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया था कम्प्लीटली। फिर उसके बाद में हमने उसके अंदर बात की थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कॉजेज, कारण, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का, वहाँ पे जाकर आप पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। ठीक, ओके गाइज, अब चलते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सेकंड पार्ट में। हम सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका डायग्नोसिस, यानी कि इसकी जांचें कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका मेडिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि नर्सिंग कर्मियों की क्या क्या जिम्मेदारी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेज में। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का है। किसका है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का। यानी कि इसके अंदर ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फीटस है वो कहाँ पर आ गया, यूट्रस के अंदर, और ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रेगनेंसी। इसमें कोई किसी तरीक़ा की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि बच्चे को जहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन होना चाहिए था वहीं हुआ है। यानी यूट्रस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बच्चेदानी। क्या, बच्चेदानी। तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, ओके गाइज, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है तो ये इसमें आपको पता लग रहा होगा, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्राम है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो फीटस है, यानी जो बच्चा है, वो ओवरी के अंदर भी उसका डेवलपमेंट हुआ है। ये आपको दिख रहा है, ओवरी के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ है। ये इसके अंदर इन्फेंडिबुलम या फिम्ब्रिया के अंदर भी उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है ये एम्पुला वाले पार्ट के अंदर, ठीक है, और ये इस्थमस के अंदर, और ये इंटरस्टिशियल पार्ट के अंदर, ठीक, और ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और ये सर्विक्स के अंदर, ठीक है, और एब्डोमेन के अंदर भी बच्चा जाके वहाँ पे ग्रोथ करने लग सकता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरीक़ा से यदि बच्चा यूट्रस के अंदर ना आके, यानी यहाँ पे ना आके वो दूसरी जगह चला जाता है और दूसरी जगह जाके उसका इम्प्लांटेशन होता है, तो उसकी मौत क्या है, निश्चित है। यानी वो मैक्सिमम 4 वीक 5 वीक इतना जी पाएगा, उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये समझ में आया आपको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा कहाँ पे, यूट्रस के अंदर ना आके उसका डेवलपमेंट अदर साइड में होने लग जाता है। इसको ये हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ओके गाइज, ये समझ में आया। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारा फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, हमारा फैलोपियन ट्यूब। और ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो फीटस है, ये एम्ब्रियो है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होने लग गया है, डेवलपमेंट होने लग गया है। इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आप समझ सकते हो कि ये जो फीटस है इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होना चाहिए था, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था यहाँ पे यूट्रस के अंदर आके, बच्चेदानी के अंदर आके, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आया और इसका डेवलपमेंट यहाँ ही शुरू हो गया, यहीं इम्प्लांटेशन हो गया। तो आपको पता है कि यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होने के लिए इतना स्पेस नहीं है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पे ये लगातार ग्रोथ करेगा। तो क्या लेके आएगा, कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कुछ परेशानियाँ लेके आएगा। उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ओके गाइस, ये समझ में आया। अब हम थोड़ा चलते हैं आगे और ठीक है, ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, इसको हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इसी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ठीक है गाइज, अब चलते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर रुक गया है,
तो वह टर्मिनेट होकर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को लेकर आता है। यानी कि जो फीटस यहाँ पे रुक गया है, यहीं पे उसका डेवलपमेंट होने लग गया है, तो वो क्या लेके आएगा, कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्ट यानी परेशानियाँ लेके आएगा। ठीक है, तो वो क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं। पहला है एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो हमारे लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे क्या होगा, महिला को पेन होगा, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो फैलोपियन ट्यूब का डायमीटर बढ़ने की वजह से स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। यानी कि जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बच्चा का डेवलपमेंट होगा तो उसकी जो फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रेचिंग यानी खिंचाव उसके अंदर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से उस महिला को क्या होगा, दर्द होगा। ये जो लोअर एब्डोमेन में जो पेन होता है, ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट करती है महिलाएं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड साइन है वो है वेजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि वेजाइना के थ्रू क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और वेजाइना से ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि इट अकर ड्यू टू डैमेज डेसिडुआ डेथ ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो बच्चा है जहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन हो गया अदर साइड यूट्रस को छोड़ के, तो वहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, कुछ मतलब 4 वीक बाद या 5 वीक बाद यानी 4-5 सप्ताह बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी मोस्ट ऑफली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब डेथ हो जाएगी तो जो डेसिडुआ है, क्या है, जो डेसिडुआ है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। डेसिडुआ मतलब बोले तो जो हमारा ये यूट्रस है, यूट्रस के जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था का किसका भंडार है, भोजन का भंडार है, ये वाली लेयर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाली लेयर डैमेज क्यों होगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये वाली लेयर डैमेज हो जाएगी, ठीक है, फीटस की डेथ हो जाएगी तो ये वाली लेयर डैमेज हो जाएगी। ये वाली लेयर डैमेज हो जाएगी तो वेजाइना के थ्रू क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग। क्यों होगा ये आपको आया समझ में, क्योंकि जब फीटस की डेथ हो जाएगी तो इसका कोई रोल ही नहीं रहा, इसका कुछ काम ही नहीं रहा, तो ये डैमेज होना स्टार्ट करे तो वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ब्लीडिंग होने के कारण, ये ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ब्लीडिंग कब होगी, जब डेसिडुआ डैमेज होगी। तो डेसिडुआ मैं आपको बता चुका हूँ कि डेसिडुआ डैमेज कब होगी डेसिडुआ डैमेज, ये जो डेसिडुआ है ये डैमेज कब होगी, जब फीटस की डेथ हो जाएगी, तब ये डेसिडुआ क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। और डेसिडुआ डैमेज होने का कारण एम्ब्रियो की डेथ होना, यानी बच्चा जब खत्म हो जाएगा तभी ही डेसिडुआ डैमेज होती है। ठीक है, एम्ब्रियो की डेथ होने का कारण एम्ब्रियो का फैलोपियन ट्यूब में पाया जाना। आपको भी पता है कि जो आदमी गलत रास्ते पर जाएगा वो अकाल मौत मरेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें गलत रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो जो बच्चे गलत रास्ते पे गया था, जो यूट्रस के अंदर ना आके वो कहीं दूसरे पार्ट में जाकर उसका इम्प्लांटेशन होने लगा, तो उसकी मौत तो निश्चित, क्योंकि वो गलत रास्ते पे चला गया था। ठीक है, हमारे परिवार का सदस्य कहीं जब भटक जाता है रास्ता तो उसका रिजल्ट आगे चल के बहुत भयानक आता है। इसी तरीके से इसका भी रिजल्ट क्या आया है, बहुत भयानक आया है। यानी कि वो उसका बच्चे की डेथ होगी तो आपके परिवार का कोई मेम्बर यदि कुछ गलत काम करता है तो उसका थोड़ा थोड़ा भुगतान परिवार वालों को भी करना पड़ता है। तो जैसे ये बच्चे की डेथ होगी तो उसके बाद जो डेसिडुआ है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ओके। एम्ब्रियो का फैलोपियन ट्यूब में पाया जाना क्या कहलाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। ओके गाइज, ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो स्टूडेंट मेरा ये खुद का नोट्स है, जो चाहे तो ये मेरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके गाइज, पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चे की डेथ होती है न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण, यानी कि वो गलत रास्ते पर चला गया है तो उसको खाना नहीं मिलेगा। यानी खाना तो कहाँ पे है, एंडोमेट्रियम के पास है,
कहाँ पे है खाना, ये क्या है, एंडोमेट्रियम के पास है खाना, लेकिन बच्चा यहाँ पे कभी आया ही नहीं। तो जहाँ पे खाना है वहाँ बच्चा नहीं है, बच्चा यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जहाँ पे खाना है वहाँ बच्चा नहीं है, और जहाँ बच्चा है वहाँ खाना नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो बच्चे की डेथ होने का मोस्ट कारण क्या है, बच्चे को खाना नहीं मिलना, न्यूट्रिशन नहीं मिलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यानी कि डेसीडुआ डू नॉट कंटेन बिलाई, क्योंकि जो डेसीडुआ रहती है, ठीक है, ये जो डेसीडुआ है इसके पास बिलाई नहीं होती, क्या नहीं होती, इसके पास बिलाई, यानी कि तंतु जैसी संरचना नहीं रहती जो बच्चे तक खाना पहुंचा सके, ठीक है। जो डेसीडुआ रहते हैं वो किसके पास रहते हैं, फीटस के पास रहते हैं, किसके पास रहते हैं, यानी कि ये छोटा जो बच्चा है इससे क्या निकलते हैं, बिलाई निकलते हैं, ये बिलाई खा तक जाते हैं, डेसीडुआ तक जाते हैं, और वहाँ से क्या रिसीव करते हैं, न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिलाई किसके पास है, फीटस के पास है, डेसीडुआ के पास बिलाई यही नहीं, तो वो बच्चे तक खाना नहीं पहुंचा पाएगी, और बच्चा यूट्रस के अंदर है भी नहीं, तो बच्चे की क्या हो जाती है, इस कंडीशन में डेथ हो जाती है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डेसीडुआ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बिलाई ही न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं डेसीडुआ से एम्ब्रियो के लिए। ओके गाइज, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं, यानी कि क्लासिकल टायर्ड। क्लासिकल टायर्ड मतलब जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो 3 सिम्टम्स आएंगे। कितने सिम्टम्स आएंगे, 3 सिम्टम्स, जो आपको ये दिख रहे हैं, ये जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं 3, यानी कि आपको बता चुका हूँ, इनको संयुक्त रूप से या कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं क्लासिकल टायर्ड। तो पहला मैं आपको बता चूँगा, लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, दर्द होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एमिनूरिया, ठीक है। एमिनूरिया का मतलब है एमसी पीरियड का रुक जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, ठीक है। तो उसके अंदर ये तीनों के तीनों रहेंगे। अब आप में से सोच रहे होंगे कि सर जब ब्लीडिंग हो रही है तो एमिनूरिया कहाँ पे रहा, तो एक लाइन देखिएगा आगे नीचे मैंने क्या लिखा है, वेजाइनल ब्लीडिंग ऐसी डेसीडुआ जिसमें बिलाई नहीं होते, ठीक है, ट्यूबल रप्चर, यानी कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो डेसीडुआ के पास क्या नहीं रहते, बिलाई, ठीक है, यानी कि उसके अंदर बिलाई नहीं पाए जाते जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि बिलाई किसके पास है, फीटस के पास है। ओके, अब कई केसेज में ऐसा रहता है, ये तो 3 साइन हुए, ठीक है, कई केसेज में ऐसा होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ये आपको दिख रहा है, फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है, रप्चर। तो फेलोपियन ट्यूब यदि रप्चर हो गई तो उस कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको बता रहा था, ये मान लीजिएगा ये बच्चा है, ये जो बच्चा है ये यहाँ पे क्या करने लग गया है, ग्रोथ करने लग गया है, तो इसकी जो स्ट्रेच की यानी कि जो खिंचावट की है वो एक हद तक जाएगा, यानी कि इसकी खिंचावट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। कितने से, 4 सेंटीमीटर से जब ज़्यादा हो जाएगी तो ये फेलोपियन ट्यूब को फाड़ देगा, रप्चर कर देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा, लगातार ब्लड का लॉस होगा। तो अब समझते हैं जब यदि फेलोपियन ट्यूब रप्चर होगी तो क्या क्या परेशानियाँ खड़ी हो सकती है, ठीक है, ट्यूबल रप्चर। और ऑब्वियसली यदि प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों तक चलेगी, ठीक है, तो ट्यूबल रप्चर हो ही जाता है। और यदि बच्चे की साइज़ कितने से ज़्यादा हो गई है, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो ये फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देगा, फाड़ देगा। क्या कर देगा, फेलोपियन ट्यूब को फाड़ देगा, फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, ट्यूबल रप्चर की। तो ट्यूबल रप्चर में हम बात करें, ठीक, तो ट्यूबल रप्चर होने से क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो पहला है शॉक। पहला क्या है, ट्यूबल रप्चर होने से क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, पहला शॉक, यानी शॉक के अंदर पूरा ब्लड लॉस हो जाता है, यानी शॉक का मतलब बेहोशी, यानी लगातार महिला का यदि ब्लड लॉस होगा, खून निकलता रहेगा फेलोपियन ट्यूब से, क्योंकि रप्चर हो गया है, तो महिला के शरीर में ब्लड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी हो जाएगी, फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर कम हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं हाइपोवोलेमिया।
क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। और जो दूसरा कंडीशन है वो है कुलेन साइन। क्या है, कुलेन साइन। कुलेन साइन बोले तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कुलेन साइन क्या होता है। जो हमारा अम्लाइकल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हमारा अम्लाइकल है, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टुंडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, इसके आसपास का जो कलर है, कलरेशन है, वो कैसे हो जाएगा, ब्लूस टाइप का हो जाएगा, ब्लूस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नीला 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 कलर पड़ जाएगा टुंडी के आसपास का, अम्लाइकल के आसपास का जो एरिया है वो नीला पड़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्या, कोलेन साइन। ठीक। अब जो तीसरा जो साइन लेके आएगा वो है रेपिरल पेन, यानी कि जब हमारी फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाएगी, जो तीसरा साइन, जो तीसरा जो मेन लक्षण है वो क्या है, रेपिरल पेन। यानी कि रेपिरल पेन के अंदर क्या होता है कि ये जो दर्द है एब्डोमिनल कैविटी से शरीर के दूसरे पार्ट तक रेफर हो जाता है, पहुंच जाता है। तो वो पहुंच जाता है हमारे शोल्डर टिप तक, यानी हमारे कंधों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब सर आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे होगा, क्योंकि ये तो रप्चर तो जो फैलोपियन ट्यूब है वो लोअर एब्डोमेन में हुआ है, तो कंधे से इसका क्या कनेक्शन है। तो कंधे से इसका कनेक्शन क्या है वो समझिएगा, ठीक है। तो कंधे से इसका कनेक्शन ये है, सुन समझिएगा इसकी पैथोलॉजी क्या है। रप्चर हुआ लोअर एब्डोमेन, ठीक है। लोअर एब्डोमेन ने मैसेज दिया कंप्लीट डायफ्राम को। डायफ्राम अपन के कहाँ रहता है, लंग्स से नीचे, ठीक। डायफ्राम का कनेक्शन सेंटर में स्टेर्नम से होता है। सेंटर में अपन का जो फ्रंट वाला जो बोन है स्टेर्नम, इससे रहता है, ठीक है। और स्टेर्नम वाले एरिया में फ्रेनिक नर्व है जिसकी एंडिंग है शोल्डर में। तो स्टेर्नम वाले एरिया में फ्रेनिक नर्व है और जिसकी एंडिंग यानी कि जिसका अंत कहाँ पे हो रहा है, शोल्डर के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ तक दर्द को क्या कर देगी, रेफर कर देगी, ट्रांसफ़र कर देगी, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरल पेन, या इसको हम बोलते हैं एरिया स्टेला रिएक्शन। क्योंकि यह डेसिडुआ की पैथोलॉजी को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इंडोमेट्रियम के अंदर सूजकर गांठें बंध जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन को रिसीव करने वाला कोई है नहीं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो कारण है ट्यूबल प्रेगनेंसी के या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, वो मोस्ट ऑफली दो ही कारण है, या तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डिफेक्ट है, कोई मिस्टेक है, ठीक है, या फिर एंडोमेट्रियम के अंदर कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही बता चुका हूँ। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मोस्ट ऑफली डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब के पास क्या होते हैं, सीलिया, क्या होते हैं, सीलिया। तो ये सीलिया क्या करते हैं, ये जाइगोट को यानी फीटस को क्या देते हैं, धक्का देते हैं एम्ब्रियो को, और कहाँ तक पहुँचा देते हैं, यूट्रस के अंदर। तो ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं कब, पीआईडी में। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा, जो महिलाएं स्मोकिंग करती है, तंबाकू सिगरेट का इत्यादि खाती पीती है, तो उनके भी सीलिया डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो फीटस है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या करना स्टार्ट कर देता है, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यदि फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिस्टेक है तो यहाँ पे जो क्या है, यूट्रस है, क्या है, जो यहाँ पे ये यूट्रस है, तो यूट्रस के पास किसका भंडार है, खाने का भंडार है एंडोमेट्रियम के पास। तो यदि इस खाने को खाने वाला कोई है नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें गांठें बंधना स्टार्ट हो जाएगी, सिस्टिक, ये गांठ बंध जाएंगी। और गांठ कैसी, ग्रंथियों टाइप की, जिसको बोलते हैं ग्रैंडुलर, यानी ग्रंथियों जैसी गांठ बंधना ये क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, गांठें बंध जाएंगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाएंगी, तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो इसको बोलते हैं ग्रैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि इसके पास क्या है, खाना है, भोजन है, लेकिन इस भोजन को लेने वाला या रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा
कि ये जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर गांठें बनना स्टार्ट हो जाएगी जो ग्रंथियों टाइप की दिखेंगी और ये बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाएंगे। उसकी वजह से ग्रैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो मैंने आपको बताया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लोअर एब्डोमेन में क्या होगा, दर्द होगा, वेजाइनल क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, एमन्यूरिया रहेगा। इन तीनों सिम्टम्स को एक संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं, क्लासिकल टायर्ड रेफ्रल पेन, यानी लोअर एब्डोमेन के अंदर अगर फैलोपियन ट्यूब रप्चर हुआ है तो वो पेन को कहाँ पे पहुँचा देगी, शोल्डर में। तो मैं आपको बताया था कि इसका पूरा पैथोलॉजी क्या है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया स्टेला रिएक्शन। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस इसका कैसे करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। तो हमारा जो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, ये क्या हम डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप की, दो टाइप्स की। पहला TAS यानी ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, और दूसरा जो मोस्ट ऑफली हम प्रेगनेंसी में करते हैं वो है TBS। क्या, TBS यानी ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो हमें TBS को ही समझना है। किसको समझना है, हमें TBS को समझना है। तो TBS होती क्या है, तो मैं आपको पहले एक डायग्राम बताया था कि TBS होती क्या है। तो अब लेके चलते हैं आपको उसी डायग्राम पे और आपको बताते हैं TBS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी के अंदर क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वेजाइना है। ठीक है, ये क्या है, वेजाइना है। और वेजाइना के अंदर कैथेटर डाल के देखते हैं, कैथेटर डालते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कैथेटर, और उस कैथेटर में आगे लगा रहता है टॉर्च। क्या, बैटरी लगाता है, टॉर्च लगा रहता है, और टॉर्च से ये उजाला करके देखा जाता है। ठीक है, कि बच्चा कहाँ पे है, कैसा है। ठीक है, ये जो टॉर्च है, ये टॉर्च बच्चे को दिखा देगी। इसके अंदर ये वायर लगा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे कैमरा भी है और टॉर्च भी है। इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और टॉर्च लगा हुआ है, तो ये विजुलाइज कर देगी, यानी बच्चे को दिखा देगी अच्छे से। ये इसका जो कनेक्शन जाके खुलता है मॉनिटर के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपको बच्चे को दिखा देगी कि बच्चा कहाँ पे है, कैसा है, और उसका पूरा का पूरा जो डायमीटर है, जो एग्जामिनेशन वो कंप्लीट आपको अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाता है। इस तरीक़ा की अल्ट्रासोनोग्राफी को हम कहते हैं TBS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। यानी इसके अंदर हम वेजाइना के अंदर कैथेटर डालते हैं और कैथेटर डाल के देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे है, कैसा है। और यदि हमने TBS किया, ये जो TBS किया जाता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, ये अर्ली एज किया जाता है, यानी कि जब महिला को पता लगता है कि मैं क्या हो चुकी हूँ, प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो उस कंडीशन में महिला को जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास संपर्क कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है तो बच्चे उसको, डॉक्टर को पता चल जाता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा आपने ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी किया और आपको बच्चा यहाँ पे नहीं मिला, और आपका जो बीटा HCG का टेस्ट है, यूरिन का जो टेस्ट है, हाँ, वो बता रहा है कि महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, लेकिन यूट्रस के अंदर तो बच्चा है ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम TBS के साथ करते हैं क्या, TBS के साथ करते हैं लेप्रोस्कोपी। TBS के साथ क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी हम करेंगे। लेप्रोस्कोपी के अंदर क्या करेंगे, दूरबीन से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। यानी कि बच्चा यदि यूट्रस के अंदर नहीं मिला है तो बच्चा कहाँ पे जाके मिलेगा, बच्चा कहाँ पे जाके मिलेगा, बच्चा जाके मिलेगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। बच्चा कहाँ पे जाके मिलेगा, ये फैलोपियन जो ट्यूब आपको दिख रही है, बच्चा यहाँ पे जाके मिलेगा। तो TBS के साथ में हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी, यानी दूरबीन के द्वारा देखते हैं बच्चा यूट्रस के अंदर नहीं है तो बच्चा कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो ये तो इसका डायग्नोसिस करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, तो हम बच्चे का डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, और बाकी और भी कई सारे टेस्ट हैं तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये तो अल्ट्रासोनोग्राफी करने का तरीका हुआ। और जो आप बात सोच रहे होंगे कि सर TAS क्या होता है, ये होता है ट्रांस
एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि जो हमारा पेट है एब्डोमेन है उसके ऊपर से अल्ट्रा रेज को डाला जाता है और देखा जाता है, ठीक है। और टीबीएस मतलब वेजाइना के अंदर कैथेटर डाल के उजाला करके फिर अपन देखते हैं। ओके गाइज, अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि इन मिलकर मिलाकर बोलते हैं टीबीएस प्लस लेप्रोस्कोपी, यानी कि हमने टीबीएस भी किया, नहीं मिला, फिर टीबीएस के साथ साथ तो हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी, जिससे बच्चे की लोकेशन का पता हम लगा लेते हैं, बच्चा फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट के अंदर है, ठीक है। फिर इस मेथड को हम गोल्डन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन मेथड भी हम बोलते हैं। बाकी के जो अदर डायग्नोसिस है, यानी जो दूसरे टेस्ट है वो भी किए जाते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जब फर्स्ट बार जाओगे तो डॉक्टर आपके बहुत सारे टेस्ट करेगा, जैसे बीटा एचसीजी का टेस्ट करेगा, ठीक है। उस टेस्ट के साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन लेवल का टेस्ट करेगा, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप चेक करेगा, यदि उस टाइम आपके RH इनकम्पेबिलिटी यानी महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, और पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, और उनका पहला ही क्या है, प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि आपको सेकंड प्रेगनेंसी में कई सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आपको सेकंड प्रेगनेंसी में बचने के लिए आपको रोगाम का एक इंजेक्शन लगाएगा, जिससे कि जब आपकी बच्चा डिलीवर्ड हो फर्स्ट, तो उस दौरान कुछ ब्लड लॉस होता है जिसकी एंटीबॉडी माँ के शरीर में बन जाती है, जो सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त या सेकंड प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करने देती, या कंसीव हो जाती है तो बच्चे को बार बार में मार देती है, ठीक है। तो वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है। तो इसके अंदर दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल का। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल यानी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बड़ा रोल है। बाकी के एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन और इनहिबिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इन सब के सब हार्मोन का बड़ा इसके अंदर रोल है, ठीक है। तो यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 25 नैनोग्राम पर ml से 300 नैनोग्राम पर ml होता है, ठीक है। लेकिन यदि प्रेगनेंसी एक्टोपिक है, प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन वो क्या एक्टोपिक है, ठीक है, इन दूसरे पार्ट में जाके प्रेगनेंसी हुई है, तो उस कंडीशन में जो हमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल मिलेगा, सीरम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल, वो हमें मिलेगा 5 नैनोग्राम पर ml। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, और ये आपसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको सीरम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या मिलेगा। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं आगे बीटा एचसीजी टेस्ट। बीटा एचसीजी टेस्ट एक तो महिला खुद घर से कर ली थी, तो वो टेस्ट के अंदर तो 2 डंडी आ ही जाती है, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर टेस्ट करता है तो उसका पूरा कन्फर्म टेस्ट करता है, ठीक है। यानी कि यदि एक महिला प्रेग्नेंट है, क्या है, एक महिला प्रेग्नेंट है नॉर्मल, ठीक है, मतलब उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो उसका जो ये एचसीजी का लेवल है ये हाई मिलेगा। क्या मिलेगा? उसके बीटा एचसीजी का लेवल क्या मिलेगा? एकदम हाई मिलेगा, क्यों? वो महिला नॉर्मल प्रेग्नेंट है, ठीक है। यदि महिला प्रेग्नेंट नहीं है और किसी तरीका का कोई डिसऑर्डर नहीं है, मतलब वो उसको एमसी आती है, तो उस महिलाओं का जो एचसीजी का लेवल है वो क्या मिलेगा? एकदम नॉर्मल मिलेगा। लेकिन यदि किसी महिला का क्या हो चुका है, अबॉर्शन हो चुका है, तो उसका एंडोमेट्रियम क्या है, झड़ चुका है, निकल चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, तो उस कंडीशन में एचसीजी का लेवल क्या मिलेगा? एकदम लो मिलेगा, कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन तीनों कंडीशनों से परे यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी भी हुआ है, उसका अबॉर्शन भी नहीं हुआ है, और वो महिला नॉर्मल भी नहीं है, तो एक समझिएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर, ये हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, यानी मान लीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ये महिला का जो बीटा एचसीजी का लेवल है ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, यहाँ से और कहाँ तक पहुंचता है? यहाँ तक ये पहुंचता है, ठीक है। और नॉर्मल में महिला का जो एचसीजी का लेवल होता है वो इतना होता है, ठीक है। अब आप समझिएगा कि इसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर महिला नॉर्मल भी नहीं है और महिला की नॉर्मल प्रेगनेंसी भी नहीं है, तो
बीटा एसईजी का लेवल है वो बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। कहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा? मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो डॉक्टर इसे डिटेक्ट कर लेगा कि बीटा एसईजी का लेवल बढ़ जरूर रहा है लेकिन मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, और नॉर्मल से भी उसका लेवल क्या है? ज़्यादा है। ठीक, तो आया समझ में? कितने टेस्ट करते हैं इसके अंदर? टीबीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, उसमें यदि हमें बच्चा नहीं मिला तो टीबीएस प्लस लेप्रोस्कोपी, ठीक है, वो करेंगे, जिससे कि बच्चे की लोकेशन का पता लगाते कि बच्चे का कहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, कहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन लेवल देखते हैं, ठीक है। तीसरा हम एसईजी का लेवल देखता है। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता लग जाता है किसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ओके गाइज, ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो हार्मोन का लेवल भी अधिक होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी आगे चल के जो एंडोमेट्रियम वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? डेसिडुआ में, वो बच्चे को भोजन की सप्लाई करते हैं, इसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसी महिला जिसका अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। ऐसी फीमेल में एंडोमेट्रियम ही नहीं है, तो हार्मोन ही नहीं है, पर हार्मोन का लेवल या तो आपको मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो क्या मिलेगा? बहुत मिलेगा। तो यानी जो महिलाओं का अबॉर्शन हो चुका है उनके अंदर हार्मोन का लेवल क्या मिलेगा? या तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो उनका हार्मोन का लेवल क्या होगा? बहुत कम होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एसईजी का लेवल प्रेगनेंसी लेवल और नॉर्मल लेवल के बीच होगा, जो मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूँ। यानी कि मैक्सिमम लेवल इतना है, नॉर्मल लेवल इतना है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लेवल कितना हो जाएगा? इतना, ठीक। तो ये क्या है? मैक्सिमम लेवल, ये क्या है? नॉर्मल लेवल, और इन दोनों के बीच में रह जाएगा किसका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ओके गाइज, ये आया आपको समझ में? ठीक है। यानी कि एक शब्द में कहे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो कभी मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच पाता, बढ़ता ज़रूर है, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, यानी कि ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो गाइज, ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैनेजमेंट की दो कंडीशंस रहती है, एक तो मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहला है मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट हम कब करते हैं और सर्जिकल मैनेजमेंट हम कब करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम दवाई या गोली इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर कब करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट? जब फेलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई है। क्या फेलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, या जो एक प्रेगनेंसी है वो माइल्ड कंडीशन में है, ठीक है। किस में है? माइल्ड कंडीशन के अंदर है, ठीक है। यानी प्रेगनेंसी हो चुकी है लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं, और जो आपको टीबीएस प्लस लेप्रोस्कोपी से क्या लगा है? पता चला है, पता लगा है। क्रोनिक यानी थोड़ा सा मतलब अभी रप्चर नहीं हुआ है फेलोपियन ट्यूब, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है? तीव्र है, ठीक है। तो एक बात में बोला जाए तो फेलोपियन ट्यूब जब तक फटी नहीं है तब तक हम मेडिकल ट्रीटमेंट देके उसको ट्रीट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। लेकिन यदि कंडीशन हो जाए फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो जाए, फेलोपियन ट्यूब क्या हो जाए? फट जाए, तो उस कंडीशन में हम सीवियर कंडीशन है ये, ठीक है, एक्यूट यानी अचानक से फटी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। अब हम दोनों ट्रीटमेंट को समझते हैं कि दोनों ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करते हैं, ठीक। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर ये देखिएगा, ये जो यहाँ पे ये जो फीटस आपको दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो फीटस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर इसकी ग्रोथ लगातार होगी तो ये फेलोपियन ट्यूब को क्या करेगा? फाड़ देगा। तो अगर ये फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है, फट गई है, तो उस कंडीशन में यहाँ से लगातार किसका लॉस होगा? ब्लड का लॉस होगा, और लगातार ब्लड का लॉस होने की वजह से महिला जा सकती है शॉक के अंदर, हाइपोवोलेमिया के अंदर, और इस कंडीशन में महिला की डेथ भी हो सकती है, यानी महिला की मृत्यु हो सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है। तो हमें
एक नर्सिंग कर्मी होने के नाते, ठीक है, दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों की जानें बचानी है, ठीक है। यानी कि आपके आस पड़ोस में जो महिलाएं हैं, ठीक है, जो जिनको प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फिर हम आपकी सोसाइटी में ऐसा भ्रम है कि डॉक्टर के पास कभी दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए, डॉक्टर पैसे लूटते हैं या अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं जिससे कि बच्चा ख़राब हो जाता है या बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो आपको उनको गाइडलाइन करना चाहिए कि नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको जांचें ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि इससे अगर बच्चे के अंदर कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी रही है, बच्चे के अंदर कोई बीमारी रही या बच्चा आउटसाइड यदि लगा है, ठीक है, तो आप उसको अवॉइड करा सकती हो, नहीं तो बाद में चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। इस तरीके से आपको समझाना है, तो उनको गाइड करना है कि आप कम से कम पूरी प्रेगनेंसी में 3 से 4 बार तो डॉक्टर के पास एंटीनेटल केयर के लिए जाए, जांच कराने के लिए जाए, जिससे कि पता लग जाए कि बच्चे की एक्चुअल कंडीशन क्या है। ओके गाइज, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा था, यदि फेलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, ठीक है, और आपने टीबीएस किया, टीबीएस में बच्चा नहीं मिला, फिर आपने टीबीएस प्लस लेप्रोस्कोपी किया, दूरबीन से देखा और आपको बच्चे की लोकेशन का पता चल गया, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें क्या देना है कि जो बच्चा जहाँ पे उसकी ग्रोथ हो रही है, इम्प्लांटेशन हुआ है, वहाँ पे हमें उसकी ग्रोथ को रोक देना है। क्या कर देना है, ग्रोथ को रोक देना है। तो ये इसका क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हम यानी कि हम देते हैं उसके बच्चे की ग्रोथ को रोकने के लिए मीथोट्रेक्सेट। क्या देते हैं, बच्चे की ग्रोथ को रोकने के लिए हम देते हैं मीथोट्रेक्सेट। क्या देते हैं, मीथोट्रेक्सेट। यह ड्रग एम्ब्रियो की ग्रोथ को रोक देगी, यानी बच्चे की जो ग्रोथ है उसको रोक देगी, तो उसके बाद बच्चा की ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चे को अबॉर्ट करके निकाला जा सकता है। तो ये तो क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है जब फेलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, फटी नहीं है। लेकिन यदि फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो चुकी है तो ये सीरियस कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीवियर है। इस कंडीशन में महिला की क्या जा सकती है, जान जा सकती है, यदि आपने जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, उसका ऑपरेशन नहीं किया। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमें क्या करते हैं कि इसके अंदर कंडीशन 2-4 तरीके की हो सकती है। वो कंडीशन क्या है, या तो उसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो फेलोपियन ट्यूब आपको जो दिखाई दे रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस फेलोपियन ट्यूब का थोड़ा सा ही पार्ट फटा है, यानी कि ये बच्चा यहाँ पे था सिर्फ इतना सा ही फटा है, तो इतने से पार्ट को काट के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर इतने से ही पार्ट को काट के निकाला जाएगा तो उसको बोलते हैं लीनियर सेल्फिंजेक्टोमी। टॉमी का मतलब काटना, टॉमी का मतलब काटना, यानी इतना सा ही पार्ट फटा है, यहीं से बच्चा रप्चर हुआ है तो थोड़ा सा ही पार्ट फटा है, तो इतने से पार्ट को काट के हम निकाल देंगे और उसको बोलते हैं लीनियर सेल्फिंजेक्टोमी। सेल्फिंजेक्टोमी यानी एक जो फेलोपियन ट्यूब है यानी अंडवाहिनी का जहाँ पे वो रप्चर हुई है, फटी है, उसी हिस्से को काट के निकालना, लीनियर सेल्फिंजेक्टोमी। और मान लीजिएगा ये बच्चा यहाँ था और इसने बच्चे को जब ये बच्चे ट्यूब को यहाँ तक रप्चर कर दिया, कहाँ तक रप्चर कर दिया, यहाँ तक रप्चर कर दिया, पूरी की पूरी को रप्चर कर दिया, इतना मतलब जैसे कि आप कपड़े को चीरते थोड़ा चीरते हो, हल्का सा चीरने पर वो पूरा फट जाता है, ठीक है। तो मतलब पूरा बहुत ज़्यादा पार्ट को उसने डैमेज कर दिया, रप्चर कर दिया, तो उस कंडीशन में हम पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब को निकाल के बाहर कर देते हैं, ठीक है। यानी पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब को हम काट देते हैं, और पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब को काटना कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, रेडियल सेल्फिंजेक्टोमी। ओके गाइज, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और, ठीक है। ये तो इसका था, यानी कि छोटा पार्ट काटना फेलोपियन ट्यूब का लीनियर सेल्फिंजेक्टोमी, और बड़ा पार्ट काटना फेलोपियन ट्यूब का रेडियल सेल्फिंजेक्टोमी। ओके गाइज, और सेल्फिंजेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काट कर हटाना। ये छोटा पार्ट काट रहे तो लीनियर सेल्फिंजेक्टोमी, और बड़ा पार्ट यदि काट रहे हैं तो रेडियल सेल्फिंजेक्टोमी। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि जो सर्जिकल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि फेलोपियन ट्यूब फट गई है, यानी हम सर्जिकल मैनेजमेंट कब करेंगे, जब फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है, फट गई है। अगर यदि फेलोपियन ट्यूब फटी नहीं है, रप्चर नहीं हुई है,
तो उससे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देकर उसके बच्चे की ग्रोथ को रोक सकते हैं और बाद में उसको अबॉर्ट करा सकते हैं। महिला की जान कोई दिक्कत नहीं है, बचा सकते हैं। लेकिन यदि फैलोपियन ट्यूब फट गई तो महिला की जान जा सकती है। उस कंडीशन वो क्या आ गई, एक तरीके से बहुत बड़ी आफत आ गई है। तो महिला किस में जा सकती है, शोक में जा सकती है, महिला की मौत हो सकती है। तो उस कंडीशन में हमें जो ऑपरेशन का जो प्रोसीजर है उसको जल्द से जल्द करना है। क्या करना है, जल्द से जल्द करना है। ठीक है, तो मान लीजिएगा ऑपरेशन का प्रोसीजर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। ठीक है, तो उस दौरान महिला का तो लगातार ब्लड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ब्लड लॉस हो रहा है तो महिला किसके अंदर जा रही है, हाइपोवोलेमिया के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है कि महिला के शरीर में फ्लूइड का लेवल क्या होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो जो महिला के साथ जो उसके अटेंडर आए हैं, घर परिवार वाले आए हैं, ठीक है, जो उनको सहानुभूति देने के लिए आए कि आपकी मतलब बहू को क्या हो गया है या पत्नी को क्या हो गया है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप उस आफत की घड़ी में आप उनकी परीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उस महिला की जान बचाने के लिए उसको हम IVF थेरेपी, तो जो हॉस्पिटल के अंदर जो RL है, DNS है, D5 है, ठीक है, डेक्सट्रोज, इनकी बोतल चढ़ाती है जिससे कि उसके वॉल्यूम को मेंटेन रखा जा सके। दूसरा, उसको हम देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी उसको ब्लड चढ़ाते हैं। तो इस आफत की घड़ी में जो अटेंडर आपसे मिलने के लिए आए उनसे आप ब्लड डोनेट करने की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ भीड़ लगाने के लिए आए हैं। क्योंकि भीड़ लगाने से क्या होगा, उल्टी और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ेगा। भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो झूठी सांत्वना देने के लिए आए। जो इससे बढ़िया है कि जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं उनसे ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा, जिससे कि महिला की जान बचा जा सके। क्योंकि जब उसका फैलोपियन ट्यूब फट गया तो बहुत ज़्यादा ब्लड उसका क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और हमें ऑक्सीजन को चढ़ाना है। किसको चढ़ाना है, ऑक्सीजन को चढ़ाना है। तो हमें ऑपरेशन से पहले 3 चीज़ें क्या करनी है, जो नर्सिंग इंटरवेंशन है, यानी जो नर्सिंग की प्रायोरिटी है, तो IVF यानी इंट्रावीनस फ्लूइड चढ़ाना है। ठीक है, यानी कि जो DNS है, NS है, डेक्सट्रोज है, D5 है, ये बोतल चढ़ना है जिससे कि वॉल्यूम को मेंटेन रखा जा सकता है। ब्लड चढ़ाना है जिससे कि उसको शॉक में जाने से हम रोक सके, और शॉक में महिला जाएगी तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें बाहर से ऑक्सीजन उसको चढ़ाना है। ठीक है, ये सब प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑपरेशन से पहले हमें करनी रहती है। क्या क्या, जो मैं आपको बता चुका हूँ, IV फ्लूइड चढ़ाना है, ब्लड का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, और ऑक्सीजन चढ़ाना है उस महिला की जान बचाने के लिए, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब फट जाने से अत्यधिक ब्लड लॉस होगा और उस महिला के शरीर में क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी या फ्लूइड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वह शॉक में चली जाएगी, और शॉक में जाने से उसकी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। और जब वो शॉक में जाएगी उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोवोलेमिया। तो मैं आपको बता रहा था, जब एम्ब्रियो का आकार फैलोपियन ट्यूब में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तब फैलोपियन ट्यूब फट जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 सेंटीमीटर तक तो फैलोपियन ट्यूब उसको स्ट्रेच कर लेती है, खिंचाव हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसके अंदर बच्चा का डायमीटर बढ़ता है तो वो फैलोपियन ट्यूब को फाड़ देता है। ठीक, यदि लेप्रोस्कोपी के दौरान बच्चा फैलोपियन ट्यूब में दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसका आकार 4 सेंटीमीटर से कम होगा। तब हमने TBS किया, बच्चा नहीं दिखाई दिया। TBS प्लस लेप्रोस्कोपी किया, दूरबीन से देखा तो बच्चा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब अभी फटी नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का आकार अभी 4 सेंटीमीटर से क्या है, कम ही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेडिकल ट्रीटमेंट देके मीथोट्रेक्सेट जो ड्रग्स मैंने आपको बताई थी वो देके बच्चे की ग्रोथ को रोक सकते हैं और बाद में बच्चे को क्या करा सकते हैं, अवॉइड करा सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, ये पूरा कंप्लीट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सेकंड पार्ट हुआ। ठीक है, जिनको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो वो नीचे जाके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरीक़ा के नर्सिंग से रिलेटेड लेक्चर इस चैनल पे भेजता रहूँगा। ठीक है, तो गाइज आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप कोशिश कीजिएगा एक मेडिकल प्रोफेशनिस्ट होने के नाते कि आपके आसपास का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी है, वहाँ पे आप लोगों को अवेयर कीजिएगा, क्योंकि कई सारी महिलाएं आज भी एएनसी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती है, या तो उनके अंदर ऐसा भ्रम है कि डॉक्टर के पास जाने से पैसा लूटेगा डॉक्टर, या फिर कई सारी महिलाओं के साथ ऐसी कंडीशन कि उनके पति बहुत ज़्यादा क्या है, शराबी है, शराब में पूरा पैसा ख़त्म कर देते हैं और बाकी का महिलाओं के लिए समझते हैं कि ये तो हमारी मतलब हमें बर्बाद करने के लिए आई है। तो ऐसा ना करें, जीवन बड़ा अनमोल है, इसको बचाएं, खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षा पहुंचाए, दूसरों को भी मदद करे, अवेयरनेस फैलाए। ओके गाइस, थैंक यू।